प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं तो 1 घंटे का कार्यक्रम आप बढ़िया हो जाए। क्या बोला मतलब। अब हम लोग प्रसारण प्रारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे उपस्थित आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर कपिल कुमार आनंद जी, सनी कुमार जी, देवेश त्रिपाठी जी। और आज हम लोगों के बीच, जैसा कि हमने प्रचार प्रसार किया था, कि आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करेंगे जिसका विषय था संस्कारी युवा भारत के स्वर्णिम भविष्य। इस विषय में हमारे जो आज के वक्ता थे, किन्हीं कारणों से आज अंतिम समय हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए। और इसका पूरा लाभ उठाते हुए यह मैं समझता हूं कि एक अवसर विशेष है कि आज इस कार्यक्रम को हम पॉडकास्ट में परिवर्तित कर रहे हैं। वस्तुतः सोशल मीडिया के इस नए युग में, जब WWW वर्ल्ड वाइड वेब और उसके बाद सोशल मीडिया सामाजिक जीवन में वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप करने लगी, हमारे हर चीज को, मानव जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक पक्ष जब सोशल मीडिया पर आने लगा, और यह केवल दूरदर्शन और रेडियो तक अब सीमित न रह करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया के माध्यम हैं, तो उसमें एक शब्द आया, पॉडकास्ट। यह अंग्रेजी के जो शब्द था एप्पल म्यूजिक प्लेयर, उसने IPOD पॉड और ब्रॉडकास्ट को मिला करके पॉडकास्ट शब्द बना। यह ऑडियो और वीडियो दोनों होता है। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि जिस प्लेटफार्म पर, जिस सोशल मीडिया के, इस फेसबुक के लोक पहल के माध्यम से हम लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, उस हम जनता पर किससे संवाद करते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैश्विक, जितने पक्ष हैं मानवीय जीवन को जो हमें प्रभावित करते हैं, उस पर हम संवाद करते हैं। लेकिन स्वयं लोक पहल क्या है? लोक पहल का उद्देश्य क्या है? लोक पहल की स्थापना क्यों हुई? लोक पहल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इन समस्त विषयों पर हम सब के लिए आज एक पॉडकास्ट की का प्रसारण कर रहे हैं, और वो भी लाइव प्रसारण कर रहे हैं, जीवंत प्रसारण कर रहे हैं। यह सौभाग्य है कि लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और लोक पहल के विभिन्न आयामों पर, लोक पहल का उद्देश्य, इसकी स्थापना, इसके सामाजिक सरोकार, इसके आध्यात्मिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार, किन विषयों पर यह संवाद स्थापित करता है, बात करता है, किसके लिए इसकी स्थापना हुई है, यह संगठन कैसा है, यह संगठन का स्वरूप कैसा है, क्या सामाजिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, इन समस्त विषयों पर जो हमारी लोक जिज्ञासा है, जो हमारे दर्शकों की इच्छा है, उन दर्शकों की इच्छा को सामाजिक जीवन तक ले जाना, नागरिक समाज तक ले जाना, ये लोक पहल आज पहल कर रहा है कि हम क्या हैं। जैसे नहीं कहते हैं, दीपक तो जलता है लेकिन उसके तली में, उसके तलहटी में अंधेरा होता है, लेकिन आज उस तलहटी को भी हम दैदीप्यमान करेंगे, उसको प्रदीप्त करेंगे, और हम बताएंगे कि लोक पहल क्या है। तो आज हम लोक पहल का कोई परिचय प्रस्तुत नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि लोक पहल की प्रतिस्थापना, उसका परिचय, उसके कार्य कारण संबंधों पर व्याख्या बड़े सरल शब्दों में आज हमारे माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं जिज्ञासाओं पर, जिज्ञासा पर मन में लोक पहल के लिए, सोशल मीडिया पर लोक पहल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया है, लेकिन बनने की ओर अग्रसर है। मैं इसलिए बनने के लिए अग्रसर इसलिए कह रहा हूं कि लोक पहल का की वैचारिक यात्रा असाधारण है, साधारण नहीं है। यह मैं गर्व से नहीं कह, गर्व में और अभिमान में नहीं कह रहा हूं। वह सारी बातें आज स्पष्ट होंगी। अभिमान इसलिए है कि लोक पहल के जो उद्देश्य हैं वह अत्यंत सार्थक हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का आज इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सर से मैं निवेदन करूंगा, भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को
भारत के समाज को। और चूंकि मैं दर्शक कह रहा हूं, तो यह प्रसारण केवल न तो प्रयागराज, न तो उत्तर प्रदेश, न तो भारत, संपूर्ण विश्व में, क्योंकि फेसबुक वैश्विक स्तर पर है। तो उस वैश्विकता को देखते हुए और भारतीयता को देखते हुए हमारा जो विशाल दर्शक समुदाय है, मैं आशा करता हूं कि भाई साहब अपने सरल संवादों से विश्व के में जहां भी भारतीय हैं, भारत का जहां जनमानस है, उस तक अपनी बात पहुंचाएंगे। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत करते हुए मेरा पहला प्रश्न है कि भाई साहब यह लोक पहल का विचार, और लोक पहल ही क्यों नाम रखा आपने और आपके की जो टीम है, सर्वप्रथम लोक पहल के विषय में बताइए कि लोक पहल का विचार आपके मन में कब आया और कब आपने इसकी शुरुआत की। सभी उपस्थित को प्रणाम। और आज के प्रमुख वक्ता किन्हीं कारणों से नहीं आए, तो ये अवसर जो हमको अखिलेश जी ने दिया है, इस अवसर को हमें लगता है कि हमको और पहले ही मांगना चाहिए था। क्योंकि अगर हम लोग पहल ही नहीं जानेंगे तो फिर लोग पहल की चर्चा क्या करेंगे। तो जैसा सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि बेसिकली विचारधारा वाइज हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के कार्यों को करना और संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना हम लोगों की पहली प्राथमिकता रही। लेकिन हमारे सारे बौद्धिकों में, चर्चाओं में और संघ के वरिष्ठ लोगों में एक ही बात कही गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थान, जो संघ स्थान है, वो व्यक्तित्व निर्माण करता है। और व्यक्तित्व निर्माण करने के बाद स्वयंसेवक उस निर्मित व्यक्तित्व के आधार पे समाज में क्या करना चाहता है, कैसे करता है, उसका है। तो बोलचाल की भाषा में अक्सर ये कहा जाता है कि संघ तो व्यक्ति निर्माण करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन समाज का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे स्वयंसेवक छोड़ता हो। स्वयंसेवक सब कुछ करता है। तो सब कुछ कहने करने का मतलब संघ द्वारा दी गई मर्यादा के अधीन। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तित्व निर्माण होने के बाद व्यक्तिगत रूप से यह भाव तो मन में रहा, लेकिन लोक पहल संगठन खड़ा करना चाहिए, यह भाव मन में कभी आया नहीं कि कोई संगठन हम खड़ा करें। क्योंकि हम तो एक संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो किसी संगठन को खड़ा करने का कोई मतलब समझ में आ नहीं रहा। इसी बीच में शाहजहांपुर में 29 जनवरी 2021 को रज्जू भैया के जन्मदिन पे एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ मुमुक्ष आश्रम द्वारा। उसके आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे, तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया था। वहां उस क्षेत्र के संघ के अधिकारी भी और सब लोग थे। तो एक विषय आया कि हम सब लोग व्यक्तिगत बैठ के समसामयिक विषयों पे, समाज की समस्याओं पे और पूर्ण रूप से निर्मित व्यक्ति द्वारा की गई गलतियों पे चर्चाएं अक्सर करते रहते हैं। लेकिन उस समस्या के समाधान में हमारा योगदान क्या, तो योगदान फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो वहीं पे स्वामी चिन्मयानंद जी के मुंह से निकला कि हमको जन पहल करनी चाहिए, समाज में पहल करनी चाहिए। और अगर हम अपने को समाज का ऋणी समझते हैं और भगवान ने हमको ऐसा सामर्थ्य दिया है, तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमको लोक पहल करनी चाहिए। तो फिर हमारे मन में गूंजता रहा कि क्या लोक पहल हम करें। तो प्रयाग में अपने लोगों के बीच, जैसे डॉक्टर अखिलेश जी हैं और लोग हैं, सबसे चर्चा पर चर्चा करते रहे। और एक डॉक्टर बाबूलाल आर्य साहब हैं, आए थे, उनसे बातचीत हुई। तो फिर ये करते हमने तय किया कि अब हम लोक पहल को शुरू करते हैं। तो उसकी विधिवत स्थापना आपके सेवा समिति विद्या मंदिर के एक भव्य कार्यक्रम में एक साल बाद 29 जनवरी 2022 को संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको हम लोग जो है आदर से, सम्मान से रज्जू भैया कहते हैं, उनके जन्मदिन पे 29 जनवरी 2022 को हमने लोक पहल को की स्थापना की। और स्थापना का उद्देश्य केवल एक ही मन में है कि समाज में सब कुछ करने के लिए तंत्र, टेक्नोलॉजी, रूल्स सब कुछ बने हुए, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो मानव मस्तिष्क है, अगर वो विकृत है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हमको जो है
समाज में अग्नेयास्त्र चाहिए, बंदूक चाहिए, लेकिन रक्षार्थ चाहिए कि पीड़ा पहुंचाने के लिए चाहिए, ये तो विवेक का काम। तो अगर विवेक हमारे युवाओं में निगेटिव आ रहा है तो फिर हमारे सारे डेवलपमेंट फेल हो जाते हैं। सौभाग्य से शिक्षा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में, जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहते हैं, वहां काम करने का अवसर मिला और वहां से हमने ये देखा कि हम और हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं वो अपने क्षेत्र में निपुण हैं और उन सब का शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। तो हम युवाओं के बीच, विद्यार्थियों के बीच नैरेटिव बना सकते हैं राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र में विकृतियां पैदा करने। तो क्या उचित है? उचित है उसको हम अपने लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि विकृतियां तो समाज में पहले से इतनी व्याप्त हैं कि हम भाई साहब, विकृत न हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा बीच में इसको साक्षात्कार के रूप में ही रखना चाहेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यह जो जन पहल 1 बरस पहले, माने 21 में ये बात आई थी शाहजहांपुर में, 29 जनवरी। जी जी जी। और वहां पर वो जन पहल से, और मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, मेरे दर्शक भी और सभी सुन रहे हैं, आपके मुखार बिंदु से वो लोक पहल बना। लोगों के बीच एक पहल करने का आपने प्रयास किया, तो इसका नामकरण आपके द्वारा लोक पहल रखा गया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि लोक पहल एक इसी तरह केवल पंजीकृत संस्था है, ये एक न्यास है, अथवा इसी तरह केवल कुछ लोग विचार मंथन, चूंकि आप प्रयाग विश्वविद्यालय से आते हैं, तो ये केवल बौद्धिक लोगों का संगठन है कि इस संगठन का एक स्वरूप है? क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसा संगठन है। ये लोक पहल संगठन तो अपनों का है और अपने विचार के लोगों के समूह के साथ बैठ के समाज का काम करने के लिए है। लेकिन आज के समय में कुछ भी करने के लिए जो सरकार के अपने मापदंड होते हैं उसका तो पालन करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इस लोक पहल को ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा है और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो अपना शांतिपुरम में है, प्रयागराज में ही इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसके प्रमुख अभिन्न अंग में से जो लोग जुड़े हुए हैं प्रारंभिक समय से लेके, उसमें हमारे आप जो है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बाबूलाल आर्य साहब, पूर्वांचल से अविनाश पारसरेकर जी हैं, बीएचयू से संतोष सिंह साहब हैं, और अभी कुछ अपना जो है उन्होंने विचार बदल दिया, लेकिन शुरुआती दौर में डॉक्टर आलोक चौहान जी रहे। और फिर जो है जब हमारा ये प्रवाह चलने लगा तो हम भाग्यशाली हैं कि आशुतोष प्रताप सिंह साहब जैसे लोग हमारे साथ जुड़े, हिमाचल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब जुड़े, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। उदयभान सिंह साहब जुड़े। तो ऐसे कारवां बढ़ता जा रहा है और अब भारत के अंदर और भारत के बाहर, कहने का मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और हमारा जो मूल काम है वो कोई एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करके और लोगों को प्रभावित करना या कुछ करना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना और इंस्टीट्यूशंस को नरेट करना कि वो प्रॉपरली एक्ट करें। आज की जो मूल समस्या हमारे समझ में आई, जिसके लिए लोक पहल प्रत्येक रविवार को नरेटिव चेंज करने का काम करता है और उस काम में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर अखिलेश जी की रहती है, वो यही है कि संस्थान से हमारे पवित्र हैं, चाहे शिक्षा के संस्थान हो और चाहे सरकार के संस्थान अन्य हो। संस्थानों की पवित्रता, मर्यादाएं और उसके अनुशासन, नियम जो पेपर्स पे लिखे हुए हैं और जो उद्देश्य हैं, उनकी पवित्रता पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी वहां उद्देश्य के अनुरूप अगर परिणाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां जो मानव कौशल है, जो वहां जो हमारे दायित्व के लोग हैं, उनका कहीं न कहीं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता है। वो उसको समझ नहीं पाते कि वास्तव में इससे राष्ट्र का या हमारा खुद का कितना नुकसान हो रहा है। आप ध्यान देंगे, जो हमको सबसे ज्यादा उदाहरण देने का अवसर मिलता है कि पहल में सबका सहयोग न मिलने से और शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार की उपेक्षा होने से
आज एक अच्छे अध्यापक का, जिसकी गरिमा है और स्थान है विद्यालय में, उसका बच्चा भी अब जो है बहक जा रहा है और संस्कार से च्युत हो जा रहा है। तो ये आप सामूहिक पहल के अभाव का परिणाम है, जिसको लोग पहल पूरा करें। आपके जितने उत्तर हैं भाई साहब, आपने स्पष्ट किया कि लोक पहल एक न्यास है, ट्रस्ट है। और दूसरी बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित है, क्योंकि आपने स्वयं कहा कि उसी के सारे स्वयंसेवक अधिक से अधिक और बाहर के लोग भी रखे हैं, क्योंकि लोक पहल की यह जो सोशल मीडिया की यात्रा है वह तो 2022 से शुरू हुई है और 26 तक चल रही है। लगभग 4 वर्षों की ये अनवरत यात्रा है। तो लोक पहल की स्थापना का आपने जैसे बताया कि नैरेटिव चेंज करना, तो ये जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव चल रहे हैं, वो क्या केवल सामाजिक जीवन के हैं, राजनीतिक जीवन के हैं, आर्थिक जीवन के हैं? तो ये नैरेटिव, किन किन नैरेटिव को आपको तोड़ना है और एक नया विचार गढ़ना है, वो क्या क्या है, वो विषय क्षेत्र क्या क्या है आपका? इस संबंध में हम बड़ा स्पष्टता से, अभी आपने कहा तो फिर दोबारा हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग लोक पहल में हैं, इतना ही नहीं है। लोक पहल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार ही है। जी। और हम ये चाहेंगे कि कल हमारे जो है लोक पहल से जुड़े हुए लोगों के बारे में पूज्य सर संघ चालक जी ये कहने लगे अपने दायित्ववान कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कि आप जो है संघ के कामों में लोक पहल के लोगों का उपयोग करिए। उनके पास विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल विचार से कम नहीं है, वो पूरी तरीके से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे बहुत लिए। सुन बहुत सुंदर भाई साहब, एक बात हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो अब गई। हम दूसरा स्पष्ट करते हैं अखिलेश जी कि हमारा काम क्या है। जी जी जी, जैसा बिल्कुल। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना, तो हमारा काम है कि व्यक्ति की निर्माण की खामियों से आगाह करना और उन खामियों का दुरुपयोग समाज के जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो न कर पाए, और उन खामियों को हम जल्दी से खत्म करने में, संस्कार निर्माण में सरकार, समाज या हर अच्छे काम करने वाले के सहयोगी बने। मुझे ये बात तो बहुत अच्छे ढंग से और मेरे दर्शकों को भी ये समझ में आ रही है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में, भारत के नागरिक निर्माण में अपना सहयोग करता है, तो लोक पहल का भी उद्देश्य है कि मनुष्य में जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो और सकारात्मकता का आविर्भाव हो, या सकारात्मकता से युक्त भारत का नागरिक हो। और इसीलिए आप प्रयास कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न होगा कि लोक पहल का आपने इतिहास भी बता दिया। लोक पहल के लिए आपने, जैसे अभी आपने नाम लिया और बहुत अच्छे ढंग से बता दिया, मेरे दर्शक भी समझ रहे हैं कि आपने 29 जनवरी प्रयागराज में ही, प्रयागराज के प्रयागराज जो हमारे पूज्य चतुर्थ सर संघ चालक, जिन्हें हम बहुत लोकप्रिय नाम रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, वो पूज्य राजेंद्र सिंह जी हैं। और उनके जन्म जयंती पर प्रयागराज के प्रयाग सेवा समिति में, जो स्वयं मदन मोहन मालवीय जी की है, तो आप किन किन को आदर्श के रूप में, लोक पहल के रूप में स्थापित करते हैं? उन महापुरुषों के विषय में थोड़ा सा हमें बताइए, जो, क्योंकि लगातार परिचर्चा में हमारा दर्शक जानना चाहेगा, पूरा दर्शक विशाल समुदाय, कि किन किन महापुरुषों को आप अपना आदर्श मानते हैं। देखिए डॉक्टर अखिलेश जी, सनातन हमारा विश्व का सबसे पुराना धर्म कहें, संस्कृति कहें या हमारे सब कुछ कहें तो वही है। तो सनातन के वाहक एक से बढ़ के एक रहे, लेकिन उनमें जो गंगा के प्रवाह की तरह धरती पे अवतरण में जो लोग आते रहे हैं, उनमें जिनसे संजोग से हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभावित रहे, हमारे आसपास के रहे, उनको हमने अपने आदर्श के रूप में स्थापित किया, जो हमारे पुरातन संस्कृति के समृद्ध वाहक। और उसके प्रमुख जो है, पहला नाम जो हम लोगों के दिमाग में आया संघ के स्वयंसेवक के नाते, हमारे यहाँ से प्रयाग विश्वविद्यालय से भी जुड़ी और प्रयाग में उन्होंने बहुत ही समाज के कामों को, समरस समाज की स्थापना के लिए काम किया, ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह
उपाख्य रज्जू भैया को हमने अपना आदर्श के रूप में सबसे पहले रखा, और फिर उनके दोनों तरफ उन लोगों को रखा जो उनके जिनके विचारों से वो प्रभावित थे और उनके विचारों को लेके जिन्होंने समाज को पुष्ट करने में योगदान दिया। ऐसे जो सबसे प्रमुख आदमी थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारत को खंड खंड देखने के बजाय समग्र रूप में देखना शुरू किया और देखना बताया कि अगर भारत को भारत के रूप में देखना है तो हमको जो है त्याग पूर्ण भोग के साथ सबसे निचले स्तर के, जिसको अंत्योदय नाम दिया, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। दूसरा नाम, जब यहाँ पे विघटनकारी शक्तियां कहें या मुगल विचारधारा कहें और भारत में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के हर प्रयास चल रहे थे, ऐसे में संघर्ष करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का जो काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो किया, वो हम सब लोगों के लिए आदर्श है और उनको हमने अपने आदर्श के रूप में रखा। लेकिन इन दोनों आदमी का स्नेह हम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं मिल पाया, इनके स्नेहवत लोगों के माध्यम से स्नेह मिला और वो हम लोगों को मजबूत करने में योगदान आज भी कर रहा है। तो और हमने अपने साथ आदर्श रखे, जिसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी, हम भाग्यशाली हैं कि उनका दर्शन और उनका आशीर्वाद करने का अवसर मिला, और उन्होंने भी समाज में जो राम मंदिर को लेके अपना पूरी तरीके से समर्पित भाव से राम मंदिर आंदोलन को न केवल सफल बनाने के लिए बल्कि राम मंदिर की स्थापना हर हाल में हो ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे। और सामाजिक समरसता के लिए, चाहे दक्षिण भारत में कोई समस्या हो और चाहे उत्तर भारत में किसी तरीके का कोई व्यवधान हो, हर एक को दूर करने का मीनाक्षी मंदिर से लेके और डोम राजा बनारस तक उन्होंने जो काम किया है वो हम लोगों के स्वाभिमान को, मनोबल को, मस्तक को बहुत ऊंचा करता है और उनको हमने अपने आदर्श के रूप में लिया। उसके बाद जिनके साथ और अधिक काम करने का अवसर मिला और शुभाशीष मिलता रहा, ऐसे अशोक जी सिंघल, जिनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हम सब लोग कहते रहे हैं और उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की, उनको हमने अपना आदर्श माना है। और इन्हीं 5 आदर्श को लेके नित्य प्रति अपने सारे साथियों से अपेक्षा करता हूं और स्वयं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके आदर्शों पे चलने में कोई त्रुटि ना हो और समाज को इनके आदर्शों से प्रभावित होकर समाज को प्रभावित कर सके, ऐसा भगवान शक्ति। 2 बातें आपने बहुत स्पष्टता के साथ कही हैं और मुझे मुझे लगता है कि लोक पहल के इस विचार को हमारे दर्शक, हमारे भारत के नागरिक बहुत गंभीरता से आपको सुन रहे हैं और वो स्पष्ट हो रहा है। आपने कहा भारतीय संस्कृति का संवहन करने वाले, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले 5 महापुरुष आपके आदर्श हैं, जिनमें पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्या रज्जू भैया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी और हिंदू हृदय सम्राट अशोक जी सिंघल। आपको कम से कम 2 लोगों का प्रत्यक्ष स्नेह और देखने का अवसर तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का और उनके साथ भी जुड़ने का काम आपने किया है, चूंकि स्वयंसेवक हैं और प्रयागराज आपकी कर्मभूमि है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूंगा आपके मुखार बिंदु से कि 3 महापुरुषों को प्रत्यक्ष रूप से आपका सानिध्य मिला है, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी का, अशोक जी सिंघल जी का और पूज्य अवैधनाथ जी का। जी, तो थोड़ा थोड़ा इनके विषय में आप बताएंगे तो दर्शकों में लोक पहल की दृष्टि और लोक पहल क्या है इसको और स्पष्टता मिलेगी। अच्छा हुआ आपने इस विषय को छेड़ा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया संघ के सरकारवाह हो गए थे जब हम लोग सक्रिय रूप से संघ में अपनी समझ से हुए, तो उनका प्रयाग आना उतना नहीं हो पाता था जितना पहले वो रहते थे। उसके बाद सरसंघ चालक हुए और पूरे देश दुनिया का उनका भ्रमण रहा, लेकिन बीच में जब भी समय निकाल के प्रयाग आए हम लोगों ने कोशिश किया कि उनके नजदीक बैठने का अवसर मिले। तो एक दृष्टांत बताते हैं जो हम लोगों के लिए
अमृत वचन या मंत्र जैसा है कि हमको कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और कठिनाइयों की उपेक्षा नहीं करनी। कठिनाइयों को जितना मजबूती से लड़ना पड़े लड़के और जितनी जल्दी समाप्त कर सकिए समाप्त करना चाहिए। तो संघ के कार्यकर्ताओं की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये जो चना हम लोग चबा रहे हैं बैठ के, उसमें जो चने बिल्कुल ऐसे हैं जो दांत से नहीं टूट रहे हैं, उनको छोड़िए नहीं। और समाज की वही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं जिनको खत्म करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। तो उनको फोड़ना अगर आपके दांत में सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब आप समाज के लिए समर्थवान नागरिक संघ की शाखा से नहीं बने। ये तो बहुत ऐसे अच्छी बात आपने कही है। और एक प्रतीक के माध्यम से रज्जू भैया जी के करीब जाने का आपका अवसर मिला। मैं जानता हूं आप स्वयंसेवक हैं तो बहुत अपने को उसमें बीच में नहीं ले आएंगे, ये मैं जानता हूं आपका संकोच कि आप नहीं कहेंगे। कौन सी उनकी बात, ये तो सांगठनिक बात, कौन सी बात उनको व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत प्रभावित करती थी? उनकी शालीनता, साधारण उनका रहन सहन और कभी भी किसी भी विषय पे अहंकार का ना दिखना और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को उनका जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात और ख्याति है कि कभी भी उन्होंने ड्राइवर को दूर रख के भोजन के लिए नहीं कहा, हमेशा अपने बगल बैठा के अपने ड्राइवर को भोजन कराया। यह हर स्वयंसेवक और हर एक के मन में आदर्श रहा है और बाद के समय में वो परंपरा बन गई। हमारे सभी सरसंघ चालक अपने ड्राइवर या ड्राइवर ये एक उदाहरण है, किसी में बिना किसी भेदभाव के अपने बगल में बैठाना, खिलाना, बात करना, उसको स्नेह देना, ये बहुत प्रभावित करता है और हम सब लोगों को एक सीख देता बहुत अच्छी बात आपने भाई साहब बताई। और आपका साक्षात्कार और इतना रोचक होता जा रहा है कि लगातार वो मैं प्रश्न पूछूंगा। लेकिन इतना विशाल व्यक्तित्व, इतना पढ़ा लिखा भी, इतना कि मतलब भौतिक विभाग का प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर का वो कारवाह और सरसंघ चालक, और इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना अभिमान रहित व्यक्तित्व जो निश्चित रूप से आकर्षित करता है हमारे दर्शकों को भी। आपने, क्योंकि आपका व्यक्तिगत जुड़ाव और व्यक्तिगत अनुभव पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी से था, तो इस नाते आपने उनको बहुत नजदीक से देखा है। आपने अशोक जी सिंघल को, चूंकि प्रयाग उनकी कर्मभूमि है, उनको किस रूप में आप व्याख्यायित और समझने का प्रयास करेंगे? हम लोग संघ के नाते अपने संघ के कार्यों में व्यस्त रहते थे। अशोक जी, विश्व हिंदू परिषद का काम था, दूर से देखना था, लेकिन भाग्यशाली थे कि एक हमारे संघ के कार्यकर्ता बहुत ही आज दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र शुक्ला जी, हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। वो हमेशा अशोक जी के यहाँ हमको लेके जाते थे और हर कठिनाइयों पे जो चर्चा बाहर से आते थे, बल्कि कई बार उन्होंने ये बात 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 में कही, जब कभी भी शुक्ला जी ने चिंता व्यक्त की कि समाज में उतना सुधार अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है जितना हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो हमारे हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं ये उदाहरण है आप लोगों के लिए, और हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं तो आप लोग क्यों हारते। यह जज्बा अशोक जी में था और वो हम लोगों को किसी भी तरीके से विपन्न बनने के लिए नहीं कहता था, हमेशा वैचारिक रूप से और मानसिक शारीरिक रूप से संपन्न बनाए रखने के लिए उनके द्वारा दी गई ऊर्जा ही पर्याप्त, और उन्हीं के माध्यम से ही हमारी मुलाकात गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धेय ब्रह्मलीन महंत बैद्यनाथ जी से हुई, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा उनकी तारीफ में ऐसी बातें कही जो हम लोगों को आकर्षित की। और गोरखपुर की बैठक में हम लोग जब गए तो उनका दर्शन हुआ और फिर अयोध्या में कार्यक्रमों के दौरान मुलाकात हुई। तो ये दोनों लोग जो है अपने आदर्श थे और अशोक जी के तो चेहरे से निकलने वाली आभा ही हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ा देती। बहुत सुंदर। तो भाई साहब, ये जो अपने 5 आदर्श हैं, तो क्या लोक पहल फिजिकली माने भौतिक रूप से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोक पहल, मैं कहूंगा कि एक बहुत अब अपना स्वरूप ग्रहण कर चुका है। क्या आप इन महापुरुषों की
जन्म जयंती पुण्यतिथियों को भी लोक पहल आयोजित करने का प्रयास करता है। और इसमें वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कहाँ कहाँ तक अपना विस्तार कर रहा है, किन किन ये लोग। जी। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि लोक पहल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए लोग वैचारिक रूप से इतने संपन्न हैं कि आर्थिक कठिनाइयां सामने नहीं आती। ऐसे में हम बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम लोक पहल के बैनर के नीचे नहीं कर पाते, लेकिन दिव्य और भव्य कार्यक्रम जो आज की भौतिक भव्यता है उस दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन संगठन के लिए और समाज को देने के लिए वैचारिक रूप से दिव्य और भव्य कार्यक्रम ही करते हैं। तो ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम हम इन अपने पांचों महापुरुषों के पुण्यतिथि और जन्म तिथि को निश्चित रूप से करते हैं। अब और मेरा एक प्रश्न होगा कि आपका अभी सोशल मीडिया पर तो विश्व में, मुझे जहां, मैं चूंकि आपके का कार्यकर्ता हूं तो मैं जानता हूं कि हम विश्व के 16 देशों से अपना संवाद करते हैं, और संख्या वो 27 तक है। आप भौगोलिक रूप से लोक पहल के जितने महापुरुष हैं उनकी पुण्य तिथियों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ अब तक आयोजित हो चुकी है। हम तो आपको ये लोक जी जी। बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम लोग जो है इनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि जब से हमने संकल्प लिया है लोक पहल की स्थापना से कहें कि एक भी जन्म तिथि और पुण्यतिथि हमारी नहीं छूटी, और उस जन्म तिथि पुण्यतिथि पे कोई औपचारिक कार्यक्रम हम नहीं करते। हम उस कार्यक्रम को करके उनके विचारों को जन जन तक एक जो है स्मारिका छाप के पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनके जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप समाज को बनाने के लिए वक्ता को आमंत्रित करते हैं, और उन वक्ताओं के द्वारा दिए गए व्याख्यान को जन जन तक पहुंचाते हैं। और अभी तक हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं वो प्रयाग में, शाहजहांपुर में, लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में, इसके अलावा एनसीआर में, हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के कई कॉलेजों में, और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, दिल्ली विश्वविद्यालय के 2-3 कॉलेजों में। इसके अलावा हमने गुजरात में भी कार्यक्रम किया है महंत अवैधनाथ जी की जयंती, और जी भाई साहब। अभी 28 तारीख को हमारा कार्यक्रम तय भी है कि ग्रेटर नोएडा में भी तय है, प्रयागराज में भी तय है। बहुत सुंदर। इस तरह लोक पहल का एक भौगोलिक विस्तार, और मुझे जहां तक ज्ञात है एक बड़ा नगर छूट रहा है पश्चिम का, वह है गुजरात प्रदेश का, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात तक। तो लोक पहल ने सोशल मीडिया से तो अपना संपूर्ण विस्तार किया है। मतलब मुझे जहां तक ज्ञात है कि हम 21 देशों तक अपनी पहुंच रखे हैं, और हमने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अपने आसपास के पड़ोसी देश नेपाल, इन सब से हमने अपना संवाद, आपने लोक पहल की सारी बातें आप लेके गए हैं। जन्म जयंती मनाते हैं, एनसीआर में लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपसे, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संस्कृति आपका आधार है, आपने सनातन का प्रयोग किया, धर्म का प्रयोग किया। मेरा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे है कि सनातन, भारत की सभ्यता, संस्कृति, और जो इस समय तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का एक जो स्वरूप है, उसमें लोक पहल, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, लोक पहल की स्पष्ट दृष्टि रखने का मेरा निवेदन है। देखिए, ये जो है यही चिंताएं हमारे अपने मित्रों में रही है, हमारे शुभचिंतकों में जो स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहे हैं, कि क्या समाज में जिस तरीके के नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं ये हमारे सनातन संस्कृति को समृद्ध करने में उपयोगी हैं। और सरकारों ने भी उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी बातें ऐसी की कि समाज का हित तो नहीं हुआ, लेकिन संस्कृति के विनाश का आधार जरूर बन गया। यह सब सोचते हुए लोक पहल कोई राजनीतिक संगठन के रूप में काम करेगा, या राजनीतिक लिप्सा रखेगा, या समाज में कोई ऐसी भूमिका निभाना चाहेगा जिसके लिए कोई लीडरशिप बनती हो या कुछ और होता हो, तो ऐसी कोई संभावना जो है लोक पहल की से ना करे, और लोक पहल ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है। लोक पहल का मूल काम है
कि समाज की विकृतियों से समाज के जिम्मेदार लोगों को आगाह करना, और जिम्मेदार लोग अगर उस भूमिका को नहीं निभाते तो जिम्मेदार तैयार करने में अपना सहयोग देना। तो ऐसी हिम्मत जो है इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि स्वयंसेवक के रूप में हमारे पीछे एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा है। हम स्वयंसेवक हैं तो लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर नहीं है, वो उसी में विलीन है। तो ऐसे में हम विचार को समृद्ध बनाएंगे। जैसे वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों को अगर आप लें तो भारत सरकार, प्रदेश की सरकारें ढेर सारी चीजें, ढेर सारे ऐसे काम कर रही हैं जो सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही उपयोगी है और आवश्यक है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयां उसको इतना विकृत कर दे रही हैं कि समाज के अनभिज्ञ लोग उन विकृतियों को दूर करने के बजाय सरकार के उस अच्छी मंशा पे ही प्रश्न खड़ा करने लगते हैं। तो ऐसे पे हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगेंगे कि क्या ये सरकार के सहयोग में काम कर रहे हैं। तो सरकार के सहयोग में स्वदेश ये जो है लोक पहल काम नहीं कर रहा है, सरकार के उन अच्छे विचारों को समृद्ध करने में सहयोगी बनेगा जो विचार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं या उसको समृद्ध करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम सरकार के केवल उसी कदम का समर्थन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे जो हमारे सनातन को संरक्षण और हमारे हमारे समाज को मूल्य प्रदान करता है। अवशेष बातों का हम समर्थन नहीं करेंगे। इस तरह आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी विचार के पिछलग्गू नहीं हैं। अब मेरा एक प्रश्न है जो भारत में आपने सभ्यता और संस्कृति को बहुत स्पष्टता से समझाया। एक भारत में ये बात चलती है कि जो भी सनातन संस्कृति की बात करता है उसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है, शुरू से ही रहा है कि इसे सनातन संस्कृति का पोषक जो भी लोग करते हैं, उसका संरक्षण जो भी करते हैं, या बहुत सरल शब्दों में, जनता के शब्दों में, जो सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसे मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता है। इस पर लोक पहल का क्या मत है? ये हम आपको बड़ी स्पष्टता से डॉक्टर साहब स्पष्ट करेंगे कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण हमारे दिमाग में लंबे समय से बैठाया गया है और आज के युवाओं को अच्छे ढंग से ये समझ में आता है। आप सोशल मीडिया देखें, समाचार देखें, लोगों से बातचीत करें तो तुरंत यही बात निकल के आती है। जबकि अगर आप अभी प्रत्यक्ष में हुए चुनाव में तमिलनाडु को देखें तो मुस्लिम से ज्यादा खतरनाक आपको क्रिश्चियन दिखेंगे। तो हम मुस्लिम विरोधी हैं, क्रिश्चियन समर्थक हैं, या क्रिश्चियन विरोधी हैं, मुस्लिम समर्थक हैं, या किसी और के साथ हैं, यह नरेटिव ही गलत है, यह सोच ही गलत है। हम भारत की संस्कृति के साथ हैं और हम विषय बहस का ये चाहेंगे कि भारत की संस्कृति है क्या, इस पे चर्चा करिए। और भारत की संस्कृति के साथ जो नहीं है उसके हम विरोधी हैं और उसका हम विरोध करेंगे, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई हिंदू ही क्यों ना हो, हम उसके साथ नहीं है। तो इस पे हम जो है अच्छा। और भारत में ये आज हम बड़े गर्व से कहना चाहेंगे कि पहली बार लंबे समय के बाद कोई प्रधानमंत्री है जो अपने 145 करोड़ की आबादी की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। ये खुशी की बात है। लेकिन दूसरा ये आश्चर्य की बात है कि उसकी बात को नीचे आते आते हिंदू मुस्लिम में बदल दिया जाता। तो वो आश्चर्य कहाँ से होता है? वो आश्चर्य हमारी सोच से होता है, जो हमारी सोच लंबे समय से दूषित बनी हुई, उसी सोच को सुधारने की जरूरत है। और इस पे हम ये बड़े स्पष्टता से कहेंगे कि आज क्या युवा इतना भ्रमित किया जा चुका है और बौद्धिक रूप से इतना कमजोर बनाया जा रहा है कि उसको जितना आसानी से लोगों ने भ्रमित कर दिया है, अगर हम उसको केंद्र करके उसमें सुधार की अपेक्षा करें तो यह भी उसके लिए बड़ा सुअवसर है। और उसके लिए हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियां एक केंद्र बिंदु है जिसको केंद्र में हम रख के अगर इस कार्यक्रम को करते हैं तो बहुत अच्छा। और जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, संप्रदाय क्या है? भारत में तो एक ही संप्रदाय है, सनातन और भारत की संस्कृति। इसके अलावा कौन सा संप्रदाय है? इसके अलावा अगर इसकी जो रक्षा करेगा वही संप्रदाय के विरुद्ध है।
ये कैसे चलेगा? तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ये नरेटिव मानसिक ज्यादा है बजाय कि वो हकीकत। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा, उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको आपने जोड़ करके। और जो समाज के पहले से सनातन की सुरक्षा का प्रश्न, आज भी सनातन के रास्ते पर अगर भारत चलेगा, हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगा, समन्वय और समरसता के रास्ते पर चलेगा, तो भारत का कल्याण होगा। इस कार्य में लोक पहल लगा हुआ। अब मेरा दूसरा प्रश्न सामाजिक विषय से होगा कि वर्तमान भारतीय समाज को लोक पहल किस दृष्टि से देखता है, और लोक पहल उसमें किस प्रकार के सुधार की अपेक्षा करता है? ये हमको जो दिख रहा है डॉक्टर साहब, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि लोग पहल ही नहीं, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाला या भारतीय संस्कृति को मजबूत करने की अपेक्षा रखने वाला हर व्यक्ति, हर बुद्धिजीवी, हर संवेदनशील नागरिक के लिए यह बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सुअवसर है। इससे अच्छा अवसर समृद्धि प्रदान करने के लिए और आगे हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाला भारत का वाहक है, जो भारत को नेतृत्व दे रहा है। अगर उस नेतृत्व देने वाले के सहयोगी हम बन जाते हैं भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, और भारत के युवाओं के अंदर भारत के संस्कार डालने के लिए उसके सहयोगी हो जाते हैं, तो हमको बहुत मजबूती मिलेगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस काम को ना होने पावे, इसके लिए नरेटिव खड़े किए जा रहे हैं और क्षणिक लाभ, क्षणिक। एक और बड़ी विडंबना भारत की रही है, भारत में संपूर्ण ज्ञान के अभाव में अहंकार बहुत आसानी से लोगों में आ जाया करता था, और उस अहंकार या कम ज्ञान का शोषण करने वाले, उससे गुमराह करने वाले भारत में हमेशा रहे हैं। उनको गुमराह से बचाने के बाद हम समृद्ध भारत बनाने का ये सुअवसर देख रहे हैं। एक प्रश्न और है जिस पर लोक पहल की मैं स्पष्टता चाहूंगा आपके माध्यम से। भारत में जातियों का बड़ा जंजाल है, और इसे जातियों का जनतंत्र भी कहा जाता है। तो ये जो जाति व्यवस्था है और सनातन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो जातिवाद का इस समय बढ़त है, या जातिवाद को जिस तरह से लगातार महत्व मिल रहा है, उस विषय में लोक पहल क्या कहना चाहेगा? इसमें तो बड़ा स्पष्ट डॉक्टर साहब हम कहना चाहेंगे कि हम बचपन में जो सुनते थे या जो किताबों में पढ़े, उस समय जातियां थी लेकिन जातिवाद नहीं था। आज जातिवाद है, वास्तव में जातियां नहीं। तो ये जो जातिवाद है और जातियां नहीं है, ये है पूरी तरीके से प्रायोजित है। और इस प्रायोजित को पूर्व में जब जातियां थी और जातिवाद नहीं था, उस वातावरण में ले जाने की जरूरत, और पूरी तरीके से झूठा नरेटिव सेट किया गया है। और उस झूठे नरेटिव को जिस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बनाया गया है, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वर्तमान भारत के नेतृत्व के रहते तो पूर्ण होने वाली नहीं है। हम दो एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे कि ये नरेटिव कितना जो है मकर जाल की तरह कठिनता से बुना गया है। आज जो है भारत के हर बिरादरी का आदमी, हर जाति का आदमी, जिसको हम जातियां कहते हैं, समाज के प्रतिष्ठित आदमी, समाज में भौतिक संप्रदा को प्राप्त कर लेने वाले आदमी के अनुयायी बन जाते हैं। कहाँ जातिवाद दिखता है? आज के पहले जब जातियां थी, जातिवाद नहीं था, उस समय हर जाति के आदमी की समृद्ध होने पे उसका सम्मान होता था, लेकिन उसका अनुयायी कोई नहीं बन जाता। तो जाति का अनुयायी बनना और जातियों का सम्मान करना ये बहुत बड़ी बात है। और नरेटिव में तो यहां तक विघटनकारी शक्तियों ने किया कि हम बड़े प्रामाणिकता से कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम को लेके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और वो बातें हमेशा ऐसी परोसी जाती हैं जिससे समाज में विघटन का कोई अवसर छूटे ना। हर हाल में विघटनकारी शक्तियों को मनोबल बढ़े और उनको बल मिले। लेकिन क्या इस वास्तविकता की तरफ किसी ने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किसके बेटे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आर्मी के सूबेदार के बेटे थे। सूबेदार का बेटा
कैसे जो है इतना कमजोर हो सकता है, इतना गरीब हो सकता है कि उसको पढ़ाई और खाने की दिक्कत हो। भीमराव अंबेडकर साहब ऐसे थे जिनका छावनी के अंदर जन्म हुआ था, और छावनी के अंदर जन्म लेने वाला बच्चा और पैसे से संपन्न परिवार, पढ़ाई के महत्व को समझने वाला परिवार। और आपको हम बता दें कि उनका स्टीफन कॉलेज मुंबई में जहां एडमिशन हुआ प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद, वहां तक उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, कोई स्कॉलरशिप नहीं, बिना स्कॉलरशिप के वहां तक अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्या गरीब हो सकता है? लेकिन गरीबों के मसीहा थे, गरीबी को समझते थे, गरीबी के प्रति संवेदनशील थे। लेकिन ऐसे होनहार बच्चे को एक ब्राह्मण टीचर ने अपना सरनेम दिया, एक जो है राजा गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दिया। कहने का मतलब समाज के सारे जातियों और अंगों का समर्थन उस विद्वान को, उस जो है होनहार बालक को समाज से मिलता रहा, और जिसके बल पे वो जो है समाज के दबे कुचले लोगों को उठाने की क्षमता के साथ समाज में आगे आया। लेकिन हमारे सामने नरेटिव क्या परोसा गया, हमारे सामने किस तरीके की बातें रखी गई, जिससे हमारे और हमारे जो है उन जातियों के बीच में मतभेद हो जो हमारे लिए हमेशा आदर्श और आदरणीय थी। आप जानते हैं कि वो जिस बिरादरी के थे उसकी रेजिमेंट थी ब्रिटिश आर्मी में, महार रेजिमेंट हुआ करती थी। रेजिमेंट बहादुरों की होती है, दलितों की नहीं होती। तो बहादुर कौम को दलित बना देना, ये नरेटिव जो सेट करके और समाज में परोस दिया गया, उस विघटनों से हम लोग जूझ रहे हैं। और यही लोक पहल का काम है कि समाज में आंख इन विघटनकारी शक्तियों से मिला के डिबेट करके सही तथ्यों से पूरे समाज को अवगत करा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने एक नए नए शब्दावली, एक नई टर्मोलॉजी दी कि भारत में जाति नहीं खराब है, जातिवाद खराब है। और पहले जातियां थी, जातिवाद नहीं था। अब जातिवाद है और जातियों का स्वरूप कहीं समाप्त होता जा रहा है, लोग जातिवाद को बढ़ा दे रहे हैं। और इस पर लोक पहल की स्पष्ट राय है कि हम जातिवाद को नहीं चाहते हैं और जाति का सम्मान करेंगे, मनुष्य के रूप में सम्मान करेंगे। हम जाति का अपमान नहीं, जाति का सम्मान करेंगे, चाहे वो पेशागत जाति हो, कोई भी जाति हो, हम उसका सम्मान करेंगे। ये बहुत स्पष्ट दृष्टि आपने लोक पहल से दी। अब मेरा दूसरा सवाल होगा, जो बड़ा आपका साक्षात्कार रोचक होता जा रहा है और दर्शक हमारे लोक पहल को बिल्कुल चरणबद्ध ढंग से समझते जा रहे हैं, और आप बहुत सुंदर ढंग से आपको कुरेदने पर लोक पहल को और इस तरह जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको आप बताते चल रहे हैं। अब लोक पहल, हर मनुष्य का एक बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि हम अगर जीवित हैं तो हमें अर्थोपार्जन करना है, हमें अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ करना है। और इसके लिए हम, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसे हम कमाई कहते हैं, हमें जिसे हम हाथ को काम कहते हैं, हाथ को काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो इस अर्थनीति के विषय में लोक पहल की दृष्टि क्या है? लोक पहल क्या चाहता है भारत की अर्थव्यवस्था में? किस प्रकार का परिवर्तन और किस रास्ते पर भारत की अर्थव्यवस्था को लोक पहल लेके चलना चाहता है? और चूंकि लोक पहल एक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक हस्तक्षेप करता है, पहल करता है, स्वयं आपने नाम ही इसका नामकरण किया है लोक पहल, तो हमारी लोक पहल की आर्थिक पहल क्या है? बहुत सही प्रश्न और समसामयिक विषय है डॉक्टर साहब। आज की तारीख में भारत की सरकारें और सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले राजनेताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को गुमराह किया, भ्रमित किया, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये कहने में संकोच नहीं। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब कहा जाता था कि निषिद्ध चाकरी है, नौकरी को कभी जो है प्राथमिकता या सम्मान के साथ नहीं देखा गया, और कहा गया उत्तम खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख नहीं। यह भारत की सोच हुआ करती, यह भारत के लोगों के स्वाभिमान और कर्मठता का प्रमाण होता था। आज वो चाकरी प्राथमिकता में आ गई, और सबसे नंबर 1 पे कोई बात होती है तो नौकरी की बात होती। इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य डॉक्टर साहब ये है कि सब जानते हैं नौकरी का आश्वासन देने वाला और नौकरी की लालसा में बैठा हुआ युवा का परिवार
कि नौकरियां युवाओं की संख्या की तुलना में 5% भी नहीं है। तो जो नौकरी 5% है, तो 95% युवाओं को नौकरी कौन सा राजनेता या कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार दे देगी जो नौकरी के आश्वासन के नाम पे मतदान का अपेक्षा करती है कि हमारे पक्ष में किया जाए। इस भ्रमजाल से निकालने का कोई सरकार और पहली बार किसी ने प्रयास किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हम सब विश्वास के साथ कह सकते हैं और विश्वास के लिए लोगों को प्रामाणिकता से समझा सकते हैं कि आप भी विश्वास करिए कि योग्य, कर्मठ और एक समर्थ नागरिक या युवा तैयार करने से उसका जो है आर्थिक हित सधेगा या उसको नौकरी के लिए तैयार करने से उसका आर्थिक। शिक्षण संस्थाओं में यह सोच पनपे कि हम योग्य बने, समर्थवान बने, हम जीविकोपार्जन कर लेंगे, इससे वो समर्थवान होगा कि हम जो है नौकरी ढूंढे, नौकरी से हमको जीविकोपार्जन। आज जब से नौकरी प्राथमिकता में आई तब से हर यूनिवर्सिटियों के अधिकांश बच्चे अवसाद में जा रहे हैं। और उस अवसाद में जाने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है या सबसे ज्यादा पाप का उत्तरदायी है तो ये राजनीतिक पार्टियां जो नौकरी का प्रलोभन देती। अब उस प्रलोभन को खत्म करने के लिए कोई नरेटिव अभी तक चलाया नहीं गया और समाज में वो अलग तरीके का बैठ गया है। तो हम केवल ये इस विषय पे कहना चाहेंगे कि नौकरी मत मांगिए, नौकरी के बारे में मत सोचिए, लेकिन व्यवसाय और जीविकोपार्जन के लिए जरूर सोचिए। और वो तभी मिलेगा जब हम समर्थ बनाने का काम हमारे शिक्षा के मंदिरों को दिया गया है। वो समर्थ दो तरीके से, एक अमेरिका के शिक्षा के स्थान है जहां समर्थ बनाने में क्लास में गोलियां चलती, क्योंकि वहां नैतिकता और जीवन मूल्य नहीं सिखाए गए। हमारे यहाँ भी कक्षाओं से जीवन मूल्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और अगर विद्यार्थी शांति से बैठा हुआ है अपनी कक्षा में, कोई उद्दंडता नहीं कर रहा है, तो वो उसके परिवार से मिले हुए जीवन मूल्य जिस वजह से बैठा हुआ, नहीं तो वो भी निरंकुश होने के लिए तैयार है, क्योंकि वातावरण ऐसे बना दिया गया है। तो ऐसे में शिक्षा के मंदिरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम लोग जैसे समाज के शुभचिंतक कहे जाने वाले लोग, पहल के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन युवाओं को अर्थशास्त्र के वास्तविक स्वरूप को समझाएं। अर्थशास्त्र का मतलब दोहन नहीं है, पोषण है। और पोषण चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे परिवार का हो और चाहे समाज का हो, वो उधार से, नौकरी से या जो है घाटे की अर्थव्यवस्था से नहीं किया जा सकता। हमको विकास के लिए विनाश के रास्ते को हम नहीं चुन सकते। आज की जो भी अर्थव्यवस्थाएं भारत ने अपनाई हैं वो 10 साल के अंदर कराहने लगी हैं और उससे विनाश ही दिखने लगा है। लेकिन भारत की संस्कृति थी, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उसका परिणाम है कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ बैकअप रहता था और वो कठिनाइयों के समय काम आता था। आज की अर्थव्यवस्था तो डेबिट कार्ड पे नहीं, क्रेडिट कार्ड पे चली गई है और क्रेडिट कार्ड हमको कहां पहुंचा दे रहा है ये अलग विषय होगा चर्चा का, उसको विस्तार से नहीं कहा जा सकता है। एक छोटा सा प्रश्न इसी में, चूंकि आपने कहा कि एक नेरेटिव बना दिया गया कि नौकरी का अर्थ सरकारी नौकरी, और भारत का 95% जैसे 10% बेरोजगारी का दर है और 37 करोड़ युवाओं का देश बेरोजगारी है। तो लोक पहल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है उत्पादन करना। तो सरकारी नौकरी की जगह पर हर युवा को किस तरह उद्यम प्राप्त हो, इस पर लोक पहल का क्या कहना है? इस पे तो डॉक्टर साहब दो चीज हम बड़े स्पष्टता से कहेंगे। पहला तो ये कि हम अपने युवाओं को समझाने में ही अभी असफल हैं कि आप नौकरी के बजाय अन्य माध्यमों को चुनिए जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी। तो पहला विषय हमारे लिए तो क्या बल्कि सरकार के लिए ही ये बहुत बड़ी चुनौती है। नौकरी का झांसा देके या नौकरी का बहाना बता के सरकारें बदल सकती हैं, यह अभी भी दिख रहा है।
लेकिन नौकरी के बजाय समर्थवान नागरिक बना के देश को समृद्ध करने के लिए कोई पहल या समाज से कोई आवाज उठती हुई अभी दिख नहीं रही। तो उस आवाज को सरकार से हम आग्रह करेंगे कि उधर वो देखे, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से इसमें अभी अपने आप को हम कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं कि सरकार की जो नीतियां अभी पिछले 5 वर्षों में बन रही हैं और बनी हैं, वह नीतियां निश्चित रूप से युवाओं को समर्थवान बनाने के लिए उपयुक्त नीतियां हैं। लेकिन उन नीतियों के क्रियान्वयन में जो उदासीनता या कमजोरी दिखाई दे रही है, वो कहीं युवाओं के आक्रोश का कारण न बन जाए। उस आक्रोश को बचाने के लिए हमको त्वरित और जो है एक संवेदनशील और तेज गति में इस कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हर नागरिक को, चाहे वो लोक पहल से जुड़ा हो या किसी भी विचार से जुड़ा हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उसको इस विषय में एकजुट होके सरकार के उन युवाओं को लाभ देने वाली नीतियों का समर्थन करते हुए उसको उन तक पहुंचाने में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। ये लोक पहल का कहना। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप संकेतों में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि समर्थ बनाने का मतलब सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागो, अपनी अपनी उद्यमिता, जैसे आपने कहा कि चाकरी ठीक नहीं थी, तो उसके जगह पर आप संकेत कर रहे हैं कि भारत सरकार और इस समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों को किस तरह स्किल बनाया जाए, लोगों को किस तरह उद्यमी बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि आप उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि नौकरियों के पीछे भागने के, जॉब सीकर बनने की जगह जॉब प्रोवाइडर बनिए। तो मतलब आप चाह रहे हैं, या लोक पहल की इस पर दृष्टि क्या है कि हर हाथ को काम मिल जाए। तो इस पर ये आप। डॉक्टर साहब हाँ हम बताएं आपसे, जी। जॉब प्रोवाइडर हम बनाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जॉब सीकर के दिमाग, जॉब सीकर की मानसिकता से युवाओं को निकालने का जो प्रयास होना चाहिए वो अभी नहीं है पर्याप्त, ये हम स्पष्टता से कहेंगे। दूसरा, जॉब प्रोवाइडर हमको बनने के लिए सरकार द्वारा सारे संसाधन, सारे जो है जानकारियां, सारे अवसर हमारे सामने लाके खड़ी करती। और जिस दिन इन युवाओं को अपने पे आत्मविश्वास हो जाएगा, वो जॉब प्रोवाइडर ही बनना चाहेंगे, जॉब सीकर नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन ये जो संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल से युवाओं को निकालने की पहल हमको करनी पड़ेगी। एक और छोटा सा प्रश्न है इसी से संबंधित। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं हैं जहां युवा रोजगार प्राप्त कर सकता है, बहुत उसको ऋण मिलता है, लेकिन सरकार के वो प्रयास अभी हम कहें कि नाकाफी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जनता से भी, जनता में जागरूकता का अभाव है कि वो ऐसे सरकार के कदमों से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। आम युवा लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, रोजगार नहीं प्राप्त कर सक। इसके विषय में लोक पहल का क्या प्रयास होगा और किस प्रकार उनको ये ऐसा जागरूकता फैलाने का काम करेगा कि सरकार की नीतियां और युवा एक साथ आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। सरकार की जो उस विषय में उस मात्रा में सफलता नहीं है, सरकार सफल हो जाए और युवा रोजगार की ओर बढ़ चले। इसके विषय में लोक पहल क्या कहे? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार पूरी ईमानदारी से युवाओं को समृद्ध करना चाहती है, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और वो उनको स्किल्ड करना चाहती है कि वो कोई भी रोजगार करना चाहें तो उसके लिए वो कर सकते हैं, स्किल्ड बने रहें। लेकिन सरकार के इस प्रयास को पूर्ण करने में सरकारी मशीनरी और स्थानीय जनप्रतिनिधि का योगदान अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं दे रहा है, जिस वजह से सरकार की ये नीतियां युवाओं के बीच में फ्रस्ट्रेशन, असमंजस पैदा कर रही हैं और उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इसको किसी तरीके से, इस चुनौती से निकालने के लिए एक माध्यम सशक्त तैयार करे, क्योंकि वो माध्यम बहुत कठिन है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट जो बैठे हुए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका है, वो मन से इसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, ये वो जाने। लेकिन सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं
युवाओं को आगे बढ़ाना उद्देश्य है और हर युवा को उद्यमशील होने में सरकार पीछे नहीं रहेगी, उसको सहयोग करेगी। लेकिन उद्यमशील बनाने वाले जिम्मेदार लोग उसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या लेना नहीं चाहते या सक्षम नहीं है। ये एक विषय है जिस पे हम सब लोगों को मिल के काम करने की जरूरत है। ये उसी तरीके से है जिसको बड़ी स्पष्टता से कहना चाहेंगे कि सरकार की मशीनरियां, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो हमेशा क्वेश्चन रहती है और उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, जिसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू होना था, उसमें भी वो स्पिरिट नहीं दिख पा रही। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको जितनी जल्दी हम क्रियान्वित करने में सहयोगी बन सकते हैं, सफल करा सकते हैं, या उसके लीडर की सीट पे जो बैठे हैं वो अपनी लीडरशिप को कायदे से देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये अनएम्प्लॉयमेंट का काम चुटकी में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा पद्धति अगर विकृत होगी तो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो पाएंगे, समर्थ नहीं बन पाएंगे। आपने बहुत इशारे इशारों में और संकेतों में कहा। अब मेरा दूसरा बड़ा प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति या हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे हम कहते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें स्किल करने का, इन्हांसमेंट, एबिलिटी माने योग्यता, मूल्य संवर्धित ज्ञान देने की बात है जो रोजगार का सृजन कर सकती है। इम्प्लीमेंटेशन उसका आज भी, उसको प्रवर्तन में लाना, व्यवहार में लागू करना, चूंकि आप शिक्षा प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा और शिक्षा के प्रशासन से, तो मेरा सीधा प्रश्न है कि अब लोक पहल के संयोजक के नाते एनएपी 2020 को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप इसे सफल मानते हैं, या अगर बहुत असफल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सफल नहीं मानते हैं, तो उसमें इन कमियों को कैसे दूर होगा, उसमें लोक पहल की क्या क्या अभिमत है, क्या विचार है लोक पहल का? डॉक्टर साहब, इसको बड़ा स्पष्टता से आप भी जानते हैं, विश्वविद्यालय में हैं। हम आपको स्पष्टता से बताते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 पे खामियां हम निकालने की स्थिति में नहीं है। हम उससे पूरी तरीके से सहमत हैं और उसको जिन विद्वानों ने बनाया है उनके परिश्रम को साधुवाद करते हैं। क्यों हम उसमें खामियां निकालना नहीं चाहते? हम इसलिए नहीं कि अभी उसको हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो खामियां कहां से आ गई। खामियों की चर्चा ही नकारात्मक है और यही ज्यादा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में बैठ के हो रहा है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। उसके क्रियान्वयन के लिए हम सरकार से और सारे सक्षम बॉडीज से आग्रह करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस तैयार जल्दी से जल्दी हो और उस सिलेबस के अनुरूप विद्वानों से किताबों को लिखवाया जाए, बुक जो है पुस्तकें हमारे बाजार में आए, और ये चीजें केंद्रीयकृत करने के बजाय डिसेंट्रलाइज किया जाए। हर विश्वविद्यालय को, हर महाविद्यालय को, हर जिम्मेदार विश्वविद्यालय में बैठे हुए कुलपति जी को ये दी जाए कि वो पुस्तकों को लिखवाएं और सिलेबस बनवाएं, और उस सिलेबस और पुस्तक अगर हो गई तो क्रियान्वयन का 90% काम हमारा हो जाएगा। और जब उसको उसके अकॉर्डिंग हम एग्जीक्यूट करेंगे और कक्षाएं चलने लगेंगी तो निश्चित रूप से फिर जो कमियां अगर उसमें कोई निकलती हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा शिक्षा में रहती है। इसीलिए विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमी बनाया गया है कि एकेडमिकली रिफॉर्म्स के लिए वो फ्री हैं, जैसा जब चाहे कर सकते हैं। बहुत आपने सही कहा कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम नकारात्मक दृष्टि से न देखें, उसमें उसको सर्वप्रथम लागू करने का प्रयास करें। मेरा एक छोटा सा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है जिस पर लोक पहल की स्पष्टता चाहूंगा। केवल सरकार से हम बहुत अपेक्षा करेंगे तो प्रवर्तन में केवल सरकार नहीं, समाज की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें सामाजिक दृष्टि से शिक्षा नीति, शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रश्न पर समाज कितना जागरूक हो और वो क्या पहल करे, इस पर लोक पहल क्या चाहता है? अब ये एक जो है गंभीर विषय है।
नई शिक्षा नीति का समाज में प्रचार करने का दायित्व निश्चित रूप से लोक पहल या लोक पहल जैसे संगठनों का है, लेकिन उसके समाज में चर्चा परिचर्चा के बाद भी उसका लाभ तभी मिलेगा जो विश्वविद्यालयों की विद्वत परिषद और कार्य परिषद उस नई शिक्षा नीति को स्वीकार कर ईमानदारी से उसके क्रियान्वयन में आगे बढ़ती हैं। अगर उसके क्रियान्वयन में शिक्षा के केंद्र आगे नहीं बढ़ते और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन करने में उदासीनता बरतते हैं, तो समाज को जागरूक करने के बाद समाज और शिक्षकों के बीच संघर्ष हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। बिल्कुल, इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ये बहुत ज्वलंत ज्वलंत प्रश्न है। जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा चीज है उसका मस्तिष्क है। इसी तरह शिक्षा किसी भी राज्य का मस्तिष्क है, राष्ट्र का मस्तिष्क है। और उसमें संघर्ष होगा तो वो सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब मैं इन विषयों से निकल के एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज मैं आपसे चाहता हूं कि लोक पहल हर अपना विजन प्रस्तुत कर दे। मेरा अगला प्रश्न होगा, पर्यावरण एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण का संरक्षण, कटते हुए पेड़, घटती हुई बढ़ती हुई जनसंख्या, हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, हम यूरोप के मॉडल पर शहरीकरण करते जा रहे हैं, और खेत घटते जा रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं जो भारत की जीवन रेखा है। मैं पर्यावरण के संदर्भ में लोक पहल का विचार क्या है, और वो जन जागरूकता कैसे करना चाहेगा वैचारिक रूप से, पर्यावरण का के विषय में लोक पहल अपना विचार क्या रखता है? डॉक्टर साहब, आपने पर्यावरण की बात की। पर्यावरण सहित पंच परिवर्तन की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया है। उस पंच परिवर्तन को यथार्थ रूप में क्रियान्वित करने में लोक पहल पूरी तरीके से संकल्पित है और उसके लिए अपने सारे सहयोगियों से, मित्रों से और शुभचिंतकों से यही आग्रह है कि जितना सहयोग कर सके वो सहयोग कम है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है पंच परिवर्तन की। विशेष रूप से जो आपने अभी पर्यावरण की बात की, पर्यावरण ठीक रहे, भारत में पर्यावरण का प्रदूषण न हो, प्रदूषित न हो, यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं समाज की होनी चाहिए। दुर्भाग्य से समाज ने इसकी उपेक्षा कर दी और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। सरकार में बैठे हुए पर्यावरण विरोधी समाज में जब जो है प्रदूषण फैलाने लगे तो उसको अधिकांश जनमानस उदासीन होकर देखा, और जो संवेदनशील समाज से व्यक्ति था उसने जब आवाज उठाई तो वो बहुमत न होने की वजह से दब गई और भारत का पर्यावरण पूरी तरीके से असंतुलित हो गया। अब उस असंतुलन को खत्म करने के लिए, जैसे एक विषय अक्सर हम लोग चर्चा में भी कहते हैं कि वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। सरकार हर साल लाखों पेड़ लगाती है और पेड़ लगाने के बाद माननीय मंत्री जी, नेताजी, जिलाधिकारी महोदय के साथ एक दिव्य और भव्य फोटो खींचती है, अखबार में निकलता है, बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अभी तक एक भी फोटो और व्यक्ति को हमने नहीं देखा जिसने कहा कि पिछले 10 साल में जो पेड़ लगे हैं उसमें से इतने को हमने संरक्षित रखा। संरक्षण ना होने से लगाने में से काम नहीं चलेगा। तो हमको पर्यावरण संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षण हमारी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और संवेदनशील समाज ही उसको कर सकता है, बल्कि सरकार इसको समाज को दे, समाज को प्रेरित करे, समाज से अपेक्षा करे। क्योंकि आज जिस तरह से हम 45 और 50 डिग्री के बीच में घूम रहे हैं, यह हमको तकलीफ दे रहा है, हम सब इससे प्रभावित हैं। तो हम सब की अपनी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुधारें। और ये चीज और भी है कि जो जिम्मेदारी की जगह पे बैठे हैं, जिनका ये काम है, उनके द्वारा जब उपेक्षा होती है तो एक भावनात्मक रूप से हम कहेंगे कि हम जन उससे घृणा करके या उस पर नाराज होके बैठ जाएंगे, तब भी देश का नुकसान होगा। उसके गलत काम में सहयोगी बनेंगे तब भी देश का नुकसान होगा। तो हम अपना धर्म समझ के अपना काम करें
और काम करने वालों की संख्या बढ़ाएं। जब ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोग माइनॉरिटी में आ जाएंगे तभी हमारी जीत हो पाएगी, और उनको माइनॉरिटी में लाने के लिए, न्यूनता में लाने करने के लिए अपनी सज्जन शक्ति की शक्ति, सामर्थ्य और संख्या बढ़ानी। जी, आपने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व तो समाज का है। हम पेड़ नहीं लगाएंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अब बहुत निकट है। उसके विषय में लोक पहल क्या जागरूकता समाज में फैलाना चाहेगा? किस प्रकार की जागृति, किस प्रकार की चेतना का प्रचार प्रसार लोक पहल करेगा? अब तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, बड़ी बड़ी जो है संकल्प लिए जाते हैं। हम यही कहेंगे कि जो संकल्प लिए गए हैं या जो पेड़ लगाए गए हैं, हम उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, और संरक्षण प्रदान करने में सहयोग सरकार का करेंगे। और नए पेड़ जो लगे वो अधिक से अधिक संरक्षित हो, कम से कम नुकसान उनका हो, और पर्यावरण सुधार में, जल संरक्षण में हमारा लोक पहल पूरी तरीके से सरकार के नीतियों के साथ है। और स्वयं भी स्वप्रेरणा से भी जो सनातन संस्कृति से उसको हमेशा से ज्ञान मिला है, जो संस्कार मिले हैं, उसके अनुरूप भी वो पर्यावरण दिवस को भी दिव्य भव्य कर समाज में परिवर्तन लाएगा और युवाओं को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करेगा। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस, अब इसी से जुड़ा हुआ आपने जल संरक्षण की बात की। तो जल संरक्षण किस प्रकार करें, और इसके विषय में लोक पहल क्या नागरिकों को सहयोग करेगा, नागरिकों को किस प्रकार जागरूक करेगा? जल संरक्षण में दो ही विषय हमारे लोक पहल के विचार से आते हैं। एक ये कि भूजल का दोहन कम से कम किया जाए, या न किया जाए तो अच्छा है। जितने न्यूनतम में हमारा काम चल सके हम चलाएं, और बरसात के जल का अधिक से अधिक संरक्षण करने में हम सरकार को सहयोग देंगे और स्वयं भी प्रयास करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब चूंकि आपको मैं लगातार कि लोक पहल की सारी योजना परिकल्पना सामने आ जाए, थोड़ा सा समय अभी लेंगे। मेरे दर्शकों को भी बहुत प्रिय लग रहा होगा, क्योंकि आप लगातार अपनी बातें स्पष्ट करते जा रहे हैं, और अस्पष्टता आती जा रही है। 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। यह वसुधैव कुटुंबकम से भी जुड़ा हुआ है। विश्व योग दिवस के लिए, और योग से सीधे जुड़ता है योग चित्त वृत्ति निरोध। अगर हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो लोक पहल योग, और योग का दूसरा एक और थोड़ा स्थूल रूप उसका आयुर्वेद है या देसी इलाज है। तो इन दोनों विषयों पर, चूंकि आप सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म हैं और उसमें आप जागरूकता लाते हैं, और लोक पहल ने बहुत बड़ा काम किया है इस दिशा में। योग के कई टीचरों का आख्यान भी आपने कराया है। तो योग और आयुर्वेद के विषय में लोक पहल के अपने विचार क्या हैं? वो किस तरह नागरिकों तक यह भाव भरने का प्रयास करेगा, उनके मन और हृदय में उतरने का प्रयास करेगा? डॉक्टर साहब, योग और आयुर्वेद भारत की थाती रहा है, भारत की देन रहा है। भारत से ही दुनिया में योग और आयुर्वेद गया है। हाँ, भारत के लोग उपेक्षित कर दिए थे, और ये मल्टीनेशनल कंपनियां और हमारा वैश्वीकरण और कुछ लाभ की लालच में एलोपैथी को जो बढ़ावा दिया गया, वो भारत में बहुत प्रभावी हो गया था। और आयुर्वेद और योग दोनों को पुनर्स्थापित करने का जितने भी प्रयास भारत में हुए, उन प्रयासों को असफल करने का पूरा प्रयास हुआ, और असफल करने वाले लोग सफल भी रहे। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि कोरोना काल के बाद योग और आयुर्वेद का जब पुनरुत्थान होना शुरू हुआ, तो अब भारत ही नहीं दुनिया चिल्ला के कह रही है कि अगर आपको निरोग रहना है, अगर आपको सात्विक रहना है, अगर आपको मानसिक रूप से संतुष्ट रहना है, तो आप योग करिए और निरोग रहिए आयुर्वेद से। तो यह स्पष्ट संदेश दुनिया ने भी दे दिया, और हमारा तो अपना था ही, हम तो अपना कहते ही थे। तो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और वही लड़ पाया है कोरोना को, जो योग करता था और जो आयुर्वेद का उपयोग करता। दुनिया की सारी दवाइयां फेल हो गई थी, अगर कोई काम आया तो आयुर्वेद ही काम आया था। तो ऐसे में हम अपनी चरक संहिता को पढ़ें,
हम अपने पूर्वजों को याद करें और उनके द्वारा दिए गए योग और संयोग से कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद को प्राथमिकता दें। जितनी भी बीमारियां, चाहे कैंसर है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, चाहे हार्ट है, जितनी भी बीमारियां जिनको लाइलाज आज लोग बता रहे हैं, इन सब का इलाज आयुर्वेद में था, है और आगे भी रहेगा। यह विश्वास हमको अपनों के बीच में डालना है। यह अविश्वास जो पैदा हुआ था उसी को खत्म करना है। बाकी योग और आयुर्वेद न खत्म हुआ है न खत्म होगा। योग और आयुर्वेद भारत की थाती है और कोरोना काल में आपने जैसा बताया सिद्ध कर दिया। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न इसी से संबंधित है, भारत के गांव को लेके। गांव है तो भारत है, भारत और गांव एक दूसरे के पर्याय हैं। इस भारत के गांव में जब शहरों में महामारी बढ़ी, कोरोना बढ़ा, तो लोग गांव की तरफ पलायन किए। ग्राम स्वराज के विषय में, ग्रामीण जीवन के विषय में लोक पहल की क्या मान्यता है? ये जितने भी विषयों पे चर्चा हुई, इन सब का केंद्र गांव ही है। और अगर गांव हमारा समृद्ध नहीं होगा तो हम समृद्ध नहीं होंगे। और दो तरीके से गांव हैं। शहर का समृद्ध नया गांव बसा रहा है और गांव का गरीब पुराने गांव को समृद्ध करने में लगा है। पुराने गांव को समृद्ध करने के लिए अमीर चाहिए और नए गांव को अमीर जो बना रहा है उसके लिए गरीब वाली सोच चाहिए। और दोनों की कमी के कारण न नया गांव बस पा रहा है और न पुराना गांव संस्कार अरे समृद्ध हो पा रहा है। हम लोक पहल के माध्यम से इस नए अमीर जो गांव बसाना चाहता है इसको ये कहना चाहेंगे, इसके बताना चाहेंगे कि अपना पुराना गांव ही समृद्ध करने से नए गांव की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पुराने गांव वाले से कहेंगे कि इस नए समृद्ध से मन मत मोड़िए, इसको अपनी तरफ जोड़िए, यही आपके गांव को समृद्ध करने में सहयोगी होगा। कहने का मतलब गांव और शहर के बीच रिश्ते जो बदल रहे हैं, जो शहर वाला आकर्षण पैदा करके गांव को उपेक्षित कर रहा है और गांव वाला भी शहर की तरफ उसकी उपेक्षा की वजह से आ रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। और शहर वाले को गांव की तरफ मुड़ के देखना पड़ेगा। शहर वाला अगर गांव की तरफ मुड़ के देखने लगेगा तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट हो जाएगा, उसकी दवाइयों का खर्चा कम होगा, उसके स्वाभिमान और साहस में वृद्धि होगी। और गांव का आदमी अगर शहर आए बिना अपना जीवन यापन करने लगेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास पनपेगा और समृद्ध गांव हुआ करते थे वो समृद्ध गांव फिर से हो जाए। तो हम गांव को सबल और समर्थ करने के लिए काम करेंगे, लोक पहल ये चाहेगा। बहुत सुंदर। भारत की आत्मा गांव है और गांव की आत्मा किसान और मजदूर हैं। किसानों और मजदूरों के विषय में लोक पहल क्या विचार क्या है और उस उनको कैसे जागरूक करेगा? देखिए, किसान और मजदूर जो है कोई अलग नहीं है, हम ही हैं। हमारा जो ये हाथ है ये किसान है और जो पैर है वो मजदूर है। इस सोच से अलग जब हम उसको अलग मनुष्य के रूप में देखने लगे तो फिर वो किसान और मजदूर अपने को उपेक्षित मान के अलग अपने को बना लिया और तभी से परिस्थितियां बदल गई। किसान मजदूर हम हैं और हम सारे लोग मिल के किसानी और मजदूरी करेंगे। वो अलग बैठने वाला नहीं है, वो कमजोर नहीं है, उसका अपना अलग से कोई विधान नहीं है, वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। यही हमको लेके चलना पड़ेगा। अब एक बड़े ज्वलंत प्रश्न पर काफी कुरेदा है मैंने और लोक पहल के लगभग हर विचार आ गए हैं। अब एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। मिडिल ईस्ट में, पश्चिम मध्य में एक युद्ध चल रहा है और युद्ध से हम बिजली भारत में ही बनाएंगे, उसको विदेशों से नहीं ले आ सकते। 80% पेट्रोलियम भारत बाहर से मंगाता है, 90%, 80% सोना बाहर से मंगाता है। राष्ट्र के समक्ष ये चुनौती है और तरह तरह के धारणा पैनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा और देश में संकट आ जाएगा। और इसमें ऊर्जा का की किस तरह बचत करें, ऊर्जा को किस तरह बचाए रखें, और भारत में आने वाले अगर युद्ध हुआ तो संकट और बढ़ेगा। ये वार्ताएं अभी जो हो है रही हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न है आपसे, लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आप जनता को
क्या संदेश देना चाहेंगे, और कौन कौन वो माध्यम होंगे जिस माध्यम से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं? थोड़ा सा इस प्रश्न पर विस्तार से आपसे हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हम आपदा को अवसर की तरह भारत के लोग हमेशा लिए हैं, और उससे ढेर सारा उनको जीवन का अनुभव हुआ है, ज्ञान हुआ है, परिस्थितियों का आकलन करने का अवसर मिला है। जैसे कोरोना काल में हमको ढेर सारे अनुभव हुए, वैसे इस वैश्विक संकट ने हमको काफी चीजों से अवगत कराया है, जिसकी ओर हम श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। नंबर एक, आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा? तो अगर आप देखेंगे तो सबल द्वारा अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, और दुनिया का कोई बोल नहीं रहा है। तो हम अगर सबल नहीं होंगे तो हमको भी युद्ध झेलना पड़ सकता है। तो जो लोग जो है भारत को निर्बल बनाए रखना चाहते हैं, उनको इस बात से समझना चाहिए कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत को सबल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें योगदान दें, बजाय कि इसको निर्बल बनाए रखने के अपने प्रयास को चलाने के। दूसरे नंबर पे हमको ये बताता है कि पेट्रोल हमारे पास नहीं है और पेट्रोल की खपत हमारे यहाँ है। अगर हमारा किसी भी तरीके का वैश्विक संकट आया तो पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी और हमारे यहाँ दिक्कतें हो जाएंगी। आप आत्मचिंतन करें, पेट्रोल और डीजल का कितना दुरुपयोग है। अगर देखें तो जो है गांव में उपयोग जितना डीजल पेट्रोल का हो रहा है, उससे कम में उनका काम चल सकता है। शहर में जितना डीजल और पेट्रोल का उपयोग हो रहा है, उससे कम में उनका काम चल सकता है। नेताओं में और गवर्नमेंट मशीनरी में, ब्यूरोक्रेसी में पेट्रोल की, डीजल की जितनी खपत है, उतने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब, पेट्रोल और डीजल का विलासितापूर्ण उपयोग हम बाहर से ले आके करें, यह क्या ठीक है? और अगर ये विलासितापूर्ण उपयोग जो कर रहे थे, ये संकट ना आता तो क्या हम लोगों को पता चल पाता? तो एक आत्मचिंतन की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि हम स्वावलंबी नहीं होंगे, पराश्रित रहेंगे। तो आज वैश्विक संकट है, कल अगर हमारे किसी जो है तेल उत्पादक देश से मतभेद हो जाए, देना बंद कर दे, तब क्या होगा? या पेट्रोल डीजल के अपने उत्पादन की सीमाएं हैं, खत्म हो गया तो क्या होगा? हमको यह भी सोचना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल डीजल ही नहीं, इस वैश्विक संकट ने यह भी बता दिया कि हमारा आयात बढ़ना चाहिए कि निर्यात बढ़ना चाहिए। अगर आयात हमारा बढ़ता रहेगा तो क्या हम कभी जीवन में सबल हो सकते हैं? या हम समर्थ हो के सर ऊंचा के दुनिया में खड़े हो सकते हैं? हमारे पास हर तरीके की शक्ति के बड़ी शक्ति मानव संसाधन की है, युवाओं की है। उसके बावजूद भी हम हर एक चीज के उत्पादन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं। ये सारे विषय हमको आगाह करते हैं कि दुनिया से हमको प्रेमोक संबंध रखना है, दुनिया को हमको सहोदर की तरह रखना है। दुनिया से हमारे मैत्री संबंध कभी कमजोर न पड़े, इसकी चिंता करनी है। लेकिन दुनिया की उधारी पे या दुनिया के उत्पाद पे हम अपना जीवन चलाएं, ये ठीक है क्या? तो इस पे हमको पता चल गया कि हमारे जीवन की अधिकांश चीजें, यहाँ तक कि दिन प्रतिदिन उपयोग होने वाली चीजें भी हमको बाहर से लानी पड़ती हैं। आप देखें कि योजना पूर्वक हमारे जो है पालतू जानवरों को, मवेशियों को खत्म किया गया, हमारे गोबर को खत्म किया गया, हमारी लकड़ियों को खत्म किया गया, पर्यावरण नष्ट किया गया, और हम आयातित गैस पे निर्भर हो गए। यहाँ तक कि गोबर गैस प्लांट जो लगे थे वो भी बंद हो गए। तो फिर क्या ये हम आत्मनिर्भर अपने को कह पाएंगे? तो इस पे तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो भी योजनाएं बना रही हैं हमारे कमियों को रोकने के लिए, या जैसा हमारा जीवन चल रहा था उसमें व्यवधान ना हो, लेकिन हमको एक संवेदनशील नागरिक के बारे में सोचना चाहिए कि हम विदेशों पे कितना निर्भर हैं। आपको इस पे एक उदाहरण दें राष्ट्रनिष्ठा का, तो यहाँ दो तरीके के लोग बात करते हैं कि आखिर विदेश से जब जरूरत नहीं है और भारत को नहीं लेना चाहिए तो लेते क्यों हैं?
कुछ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी होती हैं। जापान अमेरिका के युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि जापान को लेना पड़ा, अमेरिका से सेब भेजे गए। अमेरिका के नागरिकों ने नकार दिया, एक भी नहीं उसको लिया, खाया नहीं, और वो उसी पेटी में सड़ गया। और सरकार को ये कहने का मौका मिल गया कि देखिए हमारे यहाँ के लोग नकार रहे हैं तो हम क्या करें। क्या भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती? और ऐसी परिस्थितियां बनने पे भारत की इज्जत बढ़ेगी कि बेइज्जती होगी, यह अगर हम संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इसके बीच में हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे देश का किसमें भला है। मैं समझ गया। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम आयात अधिक न करें, क्योंकि आयात अधिक करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो व्यापार से हमारा धनात्मक की जगह ऋणात्मक हो जाएगा, हम घाटे की अर्थव्यवस्था रहेंगे। तो इस विषय में अब एक बड़ा प्रश्न है, सोना भारत के लिए बड़ा आकर्षण का, हमारे भारत की माताओं बहनों का केंद्र होता है। इस विषय में लोक पहल क्या अपील करेगा? क्या चीज? सोना भारत की माताओं और हाँ, बहनों को ये जो है बहुत आकर्षित सोना, करता है। सोना भारत की माताओं बहनों के लिए आकर्षण है। और सोना हर घर में माताएं बहनी पहली प्राथमिकता देती हैं। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि सोने के आभूषण पहली प्राथमिकता में उनको चाहिए, ऐसा उदाहरण है। तो यह भी उदाहरण है कि राष्ट्र रक्षा, परिवार रक्षा के लिए मंगलसूत्र तक भी बेच दिए गए। तो भारत की नारियां, भारत की माताएं बहनें कमजोर नहीं हैं, वो संवेदनशील यहाँ के पुरुषों से ज्यादा हैं और राष्ट्र निष्ठा को बेहतर समझती हैं। और सोने के बारे में या आयात के बारे में नरेटिव गलत किया गया है। आयात रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा है, वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कहा है। तो अगर किसी को सोना खरीदना है तो साल भर रुक के खरीद सकता है, यह नहीं कहा है कि सोना आप खरीदिए ही नहीं। तो जरा सा इन छोटे छोटे मुद्दों पे भी जो वास्तव में कहा गया है वही हम लोगों को समाज में बताना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब बहुत आखिरी प्रश्न, लोक पहल का हम लगभग 1.5 घंटे से पॉडकास्ट कर रहे हैं और लोग सारी बातें अभी तो नहीं आई हैं, लेकिन एक बहुत अंतिम छोटा सा, हम वसुधैव कुटुंबकम के देश हैं और आपने कहा लोक पहल भारत की सभ्यता और संस्कृति, सनातन के मूल्यों के रक्षा में अपना योगदान देना चाहता है। इसी विषय में जागरूकता फैलाना चाहता है। विश्व में अमेरिका और ईरान इजराइल के भी मध्य का जो युद्ध है, तनाव है, और रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। तो इस विषय में लोक पहल विश्व शांति को किस रूप में देखता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या है विचार लोक पहल का? ये तीन बातें कह के खत्म करेंगे। और समय जो आप कह रहे हैं उसके अंतिम अंतिम प्रश्न है, तो इस पे कुछ कहने के बजाय दो तीन बातें, दो तीन विषय रखेंगे जिससे आप समझेंगे। एक तो वसुधैव कुटुंबकम में भारत विश्वास रखता है और मित्रता का कोई दिन नहीं होता, हर दिन मित्र का होता है और हर दिन मित्र से होता है। जिस दिन यह भाव हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में आ जाएगा, भारत को विश्व में कोई कमजोर नहीं कर सकता। दूसरा, भारत के युवाओं को बचना पड़ेगा गलत नरेटिव से। गलत नरेटिव को समझने के लिए उनको संवेदनशील बनना पड़ेगा और सनातन संस्कृति से समृद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि आत्मीयता की कमी हो जाने पर गलत फहमियां जो जन्म लेती हैं उससे वही सुनाई देने लगता है जो कभी हुआ ही नहीं रहता। तो ऐसे काम जो भारत में कभी हुए नहीं, कभी होने नहीं चाहिए, ऐसे नैरेटिव जो बना दिए गए हैं उन नैरेटिव से बचना पड़ेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज भारत के लिए कहना चाहेंगे, और वो लोक पहल के लिए भी उतनी ही है, कि समय पर सब समय से साथ देने वाले समाज के लोग अगर साथ में मिल जाएं तो समय बदलने में देर नहीं लगता। चाहे वो हमारा हो, लोक पहल का हो, देश का हो या दुनिया का। तो भारत उसी में विश्वास रखता है और हमको समय पे संवेदनशील समय देने वाले लोग मिल जाएंगे तो सारे गलत नैरेटिव अपने आप छंट जाएंगे। तो चलिए इस अंतिम प्रश्न से, कि लोक पहल चाहता है शबनम यूं ही बरसती रहे, धरती लहू के लिए तरसती रहे, विश्व में शांति हो,
अमन हो, चैन हो, लोगों में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, इसी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसी ध्येय वाक्य के साथ आज लोक पहल का एक पॉडकास्ट अपने यहीं विराम लेता है। फिर हम सुनेंगे और लोक पहल के विचारों को और इसी तरह अन्य लोगों के विचारों को सुनेंगे। मैं आपको आपके इस विस्तृत साक्षात्कार के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरे लोक पहल के परिवार के तरफ से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ देवेश त्रिपाठी, सनी कुमार, शिवांग श्रीवास्तव, राजेश कुमार राय, डॉक्टर कपिल कुमार आनंद जी, आप राजस्थान से, राजेश राय जी झारखंड से, डॉक्टर राकेश ओझा जी जो हमारे प्राचार्य हैं गोरखपुर से, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, बहुत मेधावी शोध छात्र अंकेश शुभम पांडे जी, ये सभी लोग आज जुड़े रहे। और ये साक्षात्कार, मैं इतना शानदार साक्षात्कार है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आपसे वार्ता करूंगा। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी साथियों का, राकेश ओझा जी, डॉक्टर कपिल कुमार आनंद जी, श्री अंकेश शुभम पांडे जी, देवेश त्रिपाठी जी, मेधावी शोध छात्र सनी कुमार जी, हमारे अत्यंत प्रिय श्री राजेश कुमार राय जी, और हम सबके आदरणीय आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी को, सभी को मैं अपना बहुत विशेष अभिवादन करते हुए, श्रोताओं का अभिवादन करते हुए, मैं अगले रविवार को एक नया पॉडकास्ट, बहुत सफल पॉडकास्ट, और सर मैं निवेदन करूं, आज पुरुषोत्तम मास का आरंभ है, बहुत शुभ तिथि है, और इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए वंदे मातरम, जय श्री राम के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करता हूं। फिर नए पॉडकास्ट या नए विमर्श के साथ हम मिलते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम।